सोचिए, क्या एक बेटी का अपनी पैतृक संपत्ति पर बिल्कुल वैसा ही जन्मसिद्ध अधिकार होता है जैसा एक बेटे का? देखिए, ये एक ऐसा शक्तिशाली सवाल है ना, जिसने दशकों तक भारत में कानूनी और सामाजिक बहसों को जन्म दिया है और हमारे परिवारों की पूरी संरचना पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय की गहराई में चलते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत में संपत्ति के उत्तराधिकार यानी इनहेरिटेंस कानून के एक बहुत ही असाधारण सफर पर चलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो पुरानी और सख्त पितृसत्तात्मक मान्यताओं से शुरू होकर कानूनी समानता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचती है। इस सफर में हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और उसमें हुए ऐतिहासिक बदलावों को करीब से देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे संपत्ति के 2 प्रकारों से, फिर समझेंगे 2005 का वो ऐतिहासिक बदलाव, उसके बाद 1 दशक तक चला कानूनी असमंजस, फिर सुप्रीम कोर्ट का वो अंतिम फैसला और आखिर में कुछ अपवाद और आज की वास्तविकताएं। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला हिस्सा, संपत्ति के 2 प्रकार। सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी लीगल टर्म को समझते हैं, सहदायिकी या को-पार्सनरी। असल में मिताक्षरा कानून प्रणाली के तहत ये एक ऐसा पारंपरिक ढांचा है जो पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों तक चलता है। ऐतिहासिक रूप से हुआ ये कि इस अविभाजित संयुक्त संपत्ति में केवल पुरुषों को ही जन्म से अधिकार मिलता था और महिलाओं को इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखा गया था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है जिसे समझना बिल्कुल क्रूशियल है। एक तरफ होती है पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो आपको जन्म से ही अधिकार देती है और आप इसमें कानूनी तौर पर बंटवारे की मांग कर सकते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत होती है स्व-अर्जित संपत्ति, जो किसी व्यक्ति ने अपनी खुद की मेहनत से कमाई होती है या फिर उसे उपहार और वसीयत से मिली होती है। स्व-अर्जित संपत्ति में किसी और का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता। इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर। दूसरा हिस्सा, 2005 का ऐतिहासिक बदलाव। 9 सितंबर 2005, ये सटीक तारीख आपको हमेशा याद रखनी है। ये वो दिन था जब हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक बहुत बड़ा संशोधन लागू हुआ था। जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही वो स्पेसिफिक तारीख है जो आगे चलकर हमारी न्यायपालिका के भीतर एक बहुत बड़ी और जटिल कानूनी बहस का केंद्र बनने वाली थी। संशोधित अधिनियम की धारा 6 में एक ऐसी बात लिखी गई जिसने सब कुछ बदल दिया। इसमें सीधे तौर पर कहा गया, एक सहदायक की बेटी जन्म से ही अपने अधिकार में बेटे के समान ही सहदायक बन जाएगी। इस एक सिंगल लाइन ने दशकों पुराने कानून को पूरी तरह पलट कर रख दिया और स्पष्ट रूप से ये तय कर दिया कि बेटियों का भी जन्म से ही संपत्ति पर बराबर का कानूनी अधिकार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि इस अमेंडमेंट ने बेटियों को कई नए और बिल्कुल ठोस अधिकार दे दिए। अब बेटियां जन्म से सहदायक बन गईं, वो पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकती थी और उन्हें समान हिस्सा मिलने लगा। यहाँ तक कि वो परिवार की प्रबंधक या कर्ता भी बन सकती हैं। सबसे बड़ी बात, इस कानून ने विवाहित और अविवाहित बेटियों के बीच के भेद को पूरी तरह से मिटा दिया। ये महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक गेम चेंजर था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा, 1 दशक का कानूनी असमंजस। कानून तो बदल गया, लेकिन उस बदलाव की वर्डिंग्स ने एक ऐसा ज्वलंत सवाल खड़ा कर दिया जिसने अदालतों को ही 2 हिस्सों में बांट दिया। सवाल ये था, क्या इस नए कानून का लाभ उठाने के लिए 9 सितंबर 2005 को पिता का जीवित होना अनिवार्य था? इस एक सवाल ने पूरे देश के अनगिनत परिवारों के लिए भारी अनिश्चितता पैदा कर दी। इसके बाद जो हुआ वो किसी जुडिशियल रोलर कोस्टर से कम नहीं था। 2016 के प्रकाश बनाम फूलवती मामले में कोर्ट ने कहा कि संशोधन का लाभ तभी मिलेगा जब 2005 में पिता जीवित हों। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 2018 के दन्नम्मा बनाम अमर मामले में कोर्ट ने एक बिल्कुल अलग नजरिया अपनाया। इसमें बेटियों को अधिकार दिया गया, भले ही उनके पिता का निधन 2001 में ही क्यों न हो गया हो। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने पेचीदा हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2 परस्पर विरोधी फैसलों की वजह से हमारी कानूनी व्यवस्था लगभग पंगु सी हो गई। निचली अदालतें इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज थीं कि किस फैसले का पालन किया जाए, क्योंकि दोनों ही फैसले सुप्रीम कोर्ट के थे।
ये एकदम साफ था कि इस स्थिति को सुलझाने के लिए अब एक बड़ी बेंच की तत्काल जरूरत है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आता है हमारा चौथा चैप्टर, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। साल 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा मामले में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी और इसने बहुत ही निर्णायक तरीके से कानून को सेटल कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि बेटी का अधिकार जन्म से ही है। इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि 9 सितंबर 2005 को पिता जीवित थे या नहीं। 2005 का संशोधन उस अधिकार की गारंटी सिर्फ और सिर्फ जन्म के आधार पर देता है। अब इस फैसले को गहराई से समझने के लिए एक जटिल कानूनी टर्म को आसान भाषा में डीकोड करते हैं, पूर्वव्यापी प्रभाव या रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये कानून भले ही 2005 में लागू हुआ, लेकिन ये उन अधिकारों पर भी ऑपरेट करता है जो पहले से मौजूद थे। मतलब 2005 से बहुत पहले जन्मी बेटियां भी आज पूर्ण रूप से सहदायिकी अधिकारों की हकदार हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि कैसे कानूनी फैसले समाज की नब्ज को पकड़ सकते हैं। विनीता शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये बेहद मार्मिक सामाजिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, एक बेटा अपनी शादी होने तक ही बेटा रहता है, लेकिन एक बेटी जीवन भर बेटी ही रहती है। ये बयान इस फैसले की मूल भावना को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अपवाद और व्यावहारिक वास्तविकताएं। देखिए, भले ही बेटियों को जन्म से अधिकार मिल गया है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कानून के कुछ सख्त अपवाद भी हैं। अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले ही बंटवारा हो चुका था और वो बंटवारा किसी पब्लिक रजिस्टर्ड डीड या न्यायालय के आदेश से हुआ था, तो उसे अमान्य नहीं किया जाएगा। इसका साफ मतलब ये है कि घर में बैठकर किए गए अनौपचारिक या मौखिक बंटवारे किसी बेटी के वैध दावे को खारिज नहीं कर सकते। अब इसका एक और प्रैक्टिकल पहलू देखिए, जिसे मद्रास हाईकोर्ट के एक हालिया मामले में हाईलाइट किया गया। एक तरफ विवाहित बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा मिला, जो कि बेहतरीन है, लेकिन दूसरी तरफ इसका एक अनअपेक्षित परिणाम ये हुआ कि क्लास 1 के अन्य उत्तराधिकारियों जैसे कि विधवाओं और माताओं के हिस्से का साइज अनजाने में कम हो सकता है, क्योंकि अब वही संपत्ति ज्यादा समान हिस्सेदारों के बीच बंट रही है। और हाँ, जब खेती की जमीन यानी एग्रीकल्चरल लैंड की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने ये पक्का कर दिया है कि विवाहित बेटियां कानूनी रूप से कृषि भूमि में भी समान हिस्से का दावा कर सकती हैं। ये बहुत अहम है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये केंद्रीय कानून यूपी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जैसे स्थानीय राज्य स्तरीय कानूनों से ऊपर है, जो पहले अक्सर बेटियों को कृषि भूमि के अधिकारों से वंचित कर देते थे। तो इन सब बातों के बाद हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आ जाते हैं। कानूनी किताबों में तो हमने समानता स्थापित कर दी है, लेकिन जब संहिताबद्ध कानून बदल जाता है तो समाज की गहराई से जड़े जमा चुकी परंपराओं को, उस बदलाव को अपनाने में कितना समय लगता है? महिलाओं को सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता वास्तव में कब मिलेगी? प्रगतिशील कानूनों और हमारे जमीनी सामाजिक मानदंडों के बीच का ये टकराव ही वो असली चुनौती है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।